हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं 2024 के उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप सभी करंट प्रश्नों को ध्यान से देखिए, सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, इनको आप पढ़िएगा। पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिस तरीके से, उन पर ही आधारित हमने ये करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न आपके लिए बनाए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैंने कवर किया है, ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको करंट अफेयर्स लाता रहूँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात कह देता हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज का वीडियो में करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। रामसर स्थलों की संख्या, आपको मालूम है कि लगातार वर्षों में इसमें जो है बढ़ोतरी होती रहती है, कुछ ना कुछ नए स्थलों को जोड़ दिया जाता है। तो पहले जो संख्या थी वह 75 थी और हाल ही में 5 और नए जो हैं रामसर भूमि यानी आर्द्र भूमि की स्थापना जो घोषणा है यहाँ पर की गई। तो अब जो संख्या है वह कितनी हो गई है, 80 हो गई है। इसके बारे में और एक तथ्य देख लीजिए कि हाल ही में 5 नए रामसर स्थलों की घोषणा के बाद जो इस रामसर स्थलों की जो संख्या है वह कितनी हो गई है, 80। अब बात करते हैं रामसर स्थल ये क्या चीज़ है। तो देखिए, वेटलैंड यानी जो आर्द्र भूमि जो होती है, तो उसके महत्व को समझते हुए उसके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, जिस पर हस्ताक्षर हुए थे कब, 2 फरवरी 1971 को ईरान के कौन से रामसर शहर में, ईरान में जो शहर है रामसर, वहाँ पर जो है इस संधि पर क्या हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे, 2 फरवरी 1971 को हुए थे। तब से ही इसको चूँकि ये रामसर शहर में संधि की गई थी, तो इसको रामसर स्थल के नाम से इसको कहा जाता है, जाना जाता है। और भारत जो है इसमें कब शामिल हुआ था, 1982 में भारत रामसर संधि में शामिल हुआ था। तो रामसर स्थल के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि रामसर स्थल किसे कहते हैं और रामसर स्थल किस संधि के तहत हुआ, किस देश में ये है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपके लिए यहाँ से मिल गई है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे किसे बनाया गया है। यूपी का जो हाई कोर्ट है वहाँ का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुण भंसाली। अरुण भंसाली को उत्तर प्रदेश जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न की बात करें, तीसरे प्रश्न है, हाल ही में 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, आप जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो कौन सा पुरस्कार था, 58वां पुरस्कार था। ये किसको प्रदान किया गया है, तो ये जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य, संस्कृत भाषा के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। और साथ में जो किसको, गुलजार को प्रदान किया गया है, गीतकार जो हैं गुलजार, उन्हें किया गया है उर्दू भाषा में। अलग अलग भाषाओं के लिए यहाँ प्रदान किया जाता है। तो संस्कृत के लिए प्रदान किया गया है और उर्दू भाषा के लिए 2023 का जो पुरस्कार है यह प्रदान किया गया है स्वामी भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को। इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में कि ये कब से चालू हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है 1965 से इसको लगातार दिया जा रहा है, 1965 से। और इसके तहत जो है एक प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए की राशि जो है वह प्रदान की जाती है। प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। इसके बाद बात करें 2022 का जो पुरस्कार है वह किसको मिला था। तो 2022 का वह पुरस्कार जो है दामोदर मावलू को मिला था। कौन सी भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए उन्हें दिया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको मालूम है कि ये साहित्य से संबंधित है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पुरस्कार को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2022 का ये हो गया है, 2023 का हो गया रामस्वामी भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को संस्कृत और उर्दू भाषा के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है, किसे विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसका अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद यानी विप का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो उसका उत्तर हो जाएगा आलोक कुमार। आलोक कुमार को विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिए इसमें, हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आपको मालूम है कि लोकपाल जो संस्था है भ्रष्टाचारों के खिलाफ जो है एक्शन लेती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये काम करती है। तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है,
तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय माणिकराव खानविलकर को। अजय माणिकराव खानविलकर को इसका क्या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें क्या प्रावधान होता है, तो लोकपाल में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होता है प्लस 8 सदस्य और होते हैं, और इन 8 सदस्यों में 4 न्यायिक होते हैं और 4 कैसे होते हैं, गैर न्यायिक इसके सदस्य होते हैं। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आप इनको बहुत अच्छे से यहाँ पर देखते चलिएगा, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद है हाल ही में कौन से जैन मुनि ने संलेखना विधि के द्वारा जो है अपनी देह का त्याग कर दिया था। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में बहुत विस्तार से चीज़ें आई थी, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे और इनका नाम था आचार्य विद्यासागर जी। ठीक है, जैन मुनि थे आचार्य विद्यासागर जी। इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा जो है अपना जो देह त्याग दिया था। और संलेखना विधि जैन धर्म में एक ऐसी प्रथा है जिसमें देह त्यागने के लिए स्वेच्छा से जो है अन्न और जल त्याग दिया जाता है। इसमें क्या किया जाए, अन्न और जल जो है स्वेच्छा से त्याग दिया जाता है और अपनी देह का यहाँ पर त्याग कर दिया जाता है। तो किसके द्वारा किया गया है हाल ही में, तो आचार्य विद्यासागर के द्वारा इसको किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा नौसैनिक अभ्यास भारत में हुआ जिसमें 50 देशों की नौसेनाएँ जो है शामिल हुई। तो इसका नाम था मिलन 24 इसलिए क्योंकि यह 2024 में हुआ है, तो इसके पीछे 24 लगा हुआ है, इसका नाम है मिलन। ठीक है, पूरा देखेंगे तो मिलन 24 से ही आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसका जो आयोजन है विशाखापट्टनम में किया गया है। इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया है, विशाखापट्टनम में किया गया है। हर 2 साल में इस अभ्यास को किया जाता है और 1995 से इसको लगातार आयोजित किया जा रहा है। तो ये चूँकि सैनिक अभ्यास से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए इसको भी आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। हम वही करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि पर डे कोई ना कोई प्रश्न आपके लिए ऐसा मिल जाए जो परीक्षा में आता हो। 3-4 दिन के में एक प्रश्न ऐसा बनता है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप मिस मत करिएगा, सभी को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है कि धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ। तो यह आयोजित हुआ था भारत और जापान के बीच। प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि धर्म गार्जियन संयुक्त सेनाभ्यास का संबंध किससे है, या सही मिलान जोड़े में आपको इस तरीके के प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और जापान के बीच में जो है धर्म गार्जियन संयुक्त सेनाभ्यास आयोजित हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे कि हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किसे की गई है, तो इनके नाम हम क्रम से पढ़ लेते हैं। तो पहले लालकृष्ण आडवाणी, फिर है कर्पूरी ठाकुर, तीसरा है चौधरी चरण सिंह, फिर हैं बीपी नरसिम्हा राव और हैं एम.एस. स्वामीनाथन। तो कितने 5 लोगों को यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर कौन से राज्य के हैं, बिहार के हैं, और वो पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ के रहे हैं। इसके बाद चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव जो हैं प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव पीएम के पद पर यहाँ पर रह चुके हैं। स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और हरित क्रांति आप जानते हैं दूध और चावल, गेहूँ और चावल के उत्पादन से संबंधित थी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और इसलिए इसके जो प्रश्न होंगे इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपको हो जाता है। इसके अलावा एक तथ्य और है कि अभी जो इसको प्रदान जितने 5 लोगों को प्रदान किया गया है उसमें सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी को ही ये जीवित थे तब इन्हें प्रदान किया है, बाकी सभी को यह क्या मरणोपरांत यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो ये तथ्य हो गया यहाँ पर किसके बारे में, भारत रत्न के बारे में। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद भारत रत्न के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट हम और देख लेते हैं। भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और यह सम्मान किस में दिया जाता है, राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। देखिए, खेल के क्षेत्र में अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, और वह मिला है सचिन तेंदुलकर को। वह किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को। इसके साथ ही सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वह भी सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। और इसकी जो स्थापना है भारत रत्न की 2 जनवरी 1954 से लगातार इसको प्रदान किया जा रहा है,
और इसकी जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि अंडर-19 आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। अंडर-19 जो आईसीसी वर्ल्ड कप है किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको, भारत को हराकर ये ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है। और जो इसका जो आयोजन है वह कहाँ पर किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। हर 2-2 साल के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला जो इसका आयोजन होगा वह कहाँ पर होगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया में 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। खेल कूद से संबंधित प्रश्न पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, भारत को हराकर जीता है। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। हर 2-2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। और अगला जो वर्ल्ड कप होगा अंडर-19 का वह है जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा, और कब होगा, 2026 में उसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ गति से किसने शतक लगाया है। T20 का सबसे तेज़ शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन निकोल लॉफ्टी जो हैं नामीबिया के। इन्होंने सबसे तेज़ शतक यहाँ पर लगाया है, कहाँ, किसमें, T20 फॉर्मेट में। तो इन्होंने सिर्फ 33 गेंदों पर शतक लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यह शतक नेपाल के खिलाफ इन्होंने लगाया है। कौन से, किसके खिलाफ लगाया है, नेपाल के खिलाफ। ये नामीबिया के खिलाड़ी हैं जॉन निकोल लॉफ्टी, और इन्होंने, नामीबिया के खिलाड़ी ने नेपाल के खिलाफ ये अपना जो है शतक पूरा किया है सिर्फ 33 गेंदों पर। इसके अलावा देख लेते हैं T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ शतक लगाने बल्लेबाजों की लिस्ट कौन सी है, सबसे तेज़ शतक। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन का, जो कि 33 गेंदों में, सिर्फ 33 गेंदों में नामीबिया के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने नेपाल के खिलाफ शतक लगाया है, और 2024 में इन्होंने अपना लगाया है। इससे पहले कुशल मल्ला थे जिन्होंने 34 गेंदों में लगाया था, ये मंगोलिया के थे, इन्होंने भी नेपाल के ही खिलाफ लगाया था। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की तरफ से रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रोहित शर्मा कौन से नंबर पर हैं, चौथे नंबर पर। इन्होंने 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था T20 फॉर्मेट में श्रीलंका के खिलाफ, और कौन से सन में किया था, 2017 में इन्होंने इसको पूरा किया था। तो ये कुछ फैक्ट हो गए हैं T20 में शतक से संबंधित, जो कि आप याद यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न और देख लेते हैं, भारत के पहले किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया, ठीक है। तो इसको, उसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में इसको क्या किया गया है, पारित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। कौन से राज्य में, भारत के क्योंकि ये पहला राज्य है जहाँ पर जो है समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू की गई है। तो उत्तराखंड राज्य स्वतंत्रता प्राप्त भारत में ऐसा पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC यानी समान नागरिक संहिता जो है पर कानून बनाया है। और इस कानून में अनुसूचित जनजातियों यानी ST को इससे अलग रखा गया है, इस ST वर्ग को यहाँ पर अलग रखा गया है। केवल गोवा में स्वतंत्रता से पूर्व ही UCC जो है समान नागरिक संहिता लागू है, सिर्फ गोवा में है। तो गोवा में जो समान नागरिक संहिता लागू है वह स्वतंत्रता के पहले की है, यानी 1947 से पहले की जो UCC है उसको गोवा में लागू किया गया था। लेकिन यदि बात करें आज़ादी के बाद की 1947 के बाद यदि पूरे भारत में किसी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई तो वह कहाँ पर की गई है, उत्तराखंड में। इसके संबंध में क्या बनाया गया है, नियम बनाया गया है, इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस पुस्तक का लोकार्पण हाल ही में उन्होंने किया है। तो उनकी जो किताब है, चूँकि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, किसमें, 2014 में शांति के क्षेत्र का इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसलिए यह जो प्रश्न है थोड़ा विशेष हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। तो कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में जो किताब का विमोचन हुआ है वह कौन सी है, सपनों की रोशनी नाम की इनकी जो किताब है उसका लोकार्पण किया गया है। और कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उनको प्रदान किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बिजली देने की किस योजना की घोषणा की है। मुफ्त बिजली देने के लिए कौन सी योजना लागू की है, तो उसका नाम है PM सूर्यघर योजना। कौन सी योजना है, PM सूर्यघर योजना। तो ये योजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मुफ्त बिजली देने की यहाँ पर बात की गई है। और इस योजना में
क्या किया गया है, 300 यूनिट तक की जो बिजली है उसको मुफ्त देने का इसमें प्रावधान किया गया है। हर महीने कितने यूनिट, 300 यूनिट बिजली यहाँ पर मुफ्त देने का इसमें क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला प्रश्न पर, असम सरकार ने वहाँ के किस फल को असम का राज्य फल वहाँ पर घोषित किया है। तो असम ने हाल ही में कैसे अपना राज्य फल घोषित किया है, तो इसका नाम है काजी नींबू, यानी खट्टे नींबू वहाँ के जो स्पेशल हैं, विशेष हैं, उनको उन्होंने क्या किया है, असम का राज्य फल के स्टेट जो फ्रूट्स हैं उसके रूप में वहाँ पर उसको घोषित किया है, काजी नींबू के नाम से। और यहाँ से हम याद कर सकते हैं, नींबू को नींबू यहाँ से याद कर सकते हैं। और इस फल को जो है 2016 में जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। काजी नींबू को जीआई टैग 2016 में दे दिया गया था। और वहाँ की जो व्यावसायिक फसल है वह, क्योंकि इसी फसल का वहाँ उत्पादन किया जाता है और इसी के आधार पर वहाँ पर जो है व्यावसायिक खेती की जाती है। काजी नींबू जो है इसमें बहुत अच्छी सुगंध आती है, यह अपनी अनूठी सुगंध और इसके अनेक स्वास्थ्य के लिए लाभ हैं, उसके लिए इसको जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। और यदि चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा है कि ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो मैं आपको आगे उपलब्ध कराता रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद। जय माता दी।